नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के यूपीएससी करंट अफेयर्स पर। और आज है 9 जुलाई और हम लोग आज के शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स है कि दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट्स में फ़ोन टेपिंग को लेकर मामलों में सुनवाई आई है। तो उसमें जो ये था रीज़न था कि फ़ोन टेपिंग क्यों होना चाहिए, उसका वैध आधार बताया गया कि अपराध के लिए उकसावे को रोकना। तो अपराध के लिए उकसावे मतलब कोई उकसा रहा है अपराध को तो उसका रोकना, तो उसका फ़ोन टेपिंग किया जा सकता है। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़ोन टेपिंग के सही ठहराया आदेश को, और जबकि मद्रास हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। क्यों भाई? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 का क्या है? निजता का अधिकार। ठीक है, निजता के अधिकार के तहत ही है। वैसे विधि के उसका अलग है, अनुच्छेद 21 में अलग है, उसी में निजता का अधिकार भी आता है। अब देखिए, फ़ोन टेपिंग का कानून सबसे पहले है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। ये डाक के माध्यम से उस करता है, मतलब टैपिंग कर सकता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, ये वॉइस कॉल को टैप कर सकता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का धारा 5(2). इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का धारा 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये 2000 में आया था। ये व्हाट्सएप संदेश, ईमेल आदि को ये कर सकता है इंटरसेप्ट। तो देखिए, एक केस है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ 1997। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) को बरकरार रखा। इसके बाद इनका प्रक्रियात्मक कुछ उपाय बताया, जैसे फ़ोन टेपिंग के आदेश केवल राज्य और केंद्र सरकार के गृह सचिव ही जारी कर सकते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के गृह सचिव, इंपॉर्टेंट है ना। इस आदेश का अगर फिर से ये आदेश को नहीं लाया गया 2 महीने के बाद, 2 महीने के अंदर फिर से इसको आप रिन्यू नहीं किए तो 2 महीने बाद ये फिर से समाप्त हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बाद देखिए, केयर एज की एक रिपोर्ट आई है। किसकी आई है? केयर एज की रिपोर्ट क्या बोली है कि भारत के पास विश्व का 8% दुर्लभ भू तत्व है। 8%, मतलब तीसरा सबसे बड़ा RER मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ भूतत्व। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? सबसे ज़्यादा है चीन के पास 49%। याद रखिएगा, चीन 49, ब्राज़ील 23। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। चीन के पास 49% है, भारत के पास 8%। देखिए, चीन के पास 49% है, लेकिन चीन जो है ना वो रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में 69% है और रिफाइनिंग में 90%। और देखिए, भारत कहाँ कहाँ क्षेत्र है मोनाजाइट रेट में पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में रेयर अर्थ एलिमेंट, और खासकर थोरियम इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब बोल रहा है कि क्यों पिछड़ रहा है भाई भारत रेयर अर्थ एलिमेंट के खनन और रिफाइनिंग में? तो बोल रहा खनन की जटिल प्रक्रिया, रेडियो एक्टिविटी से जुड़े तत्व होते हैं, तो इसमें लंबी, जटिल और महंगी प्रक्रिया बन जाती है। भारत के पास उतना पूंजी वगैरह नहीं है अभी देखा जाए तो। अधूरी औद्योगिक मूल्य श्रृंखला, जैसे इसमें है कि रेयर अर्थ एलिमेंट का खनन करने के लिए ना बहुत कुछ की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन भारत के पास मिश्र धातु और मैग्नेट जैसे मध्यवर्ती उत्पादों के निर्माण की सुविधा अभी नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कि मुख्यतः इसमें हल्के भूतत्व पाए जाते हैं भारत में, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट। जबकि भारी भूतत्व अगर मिलेंगे ना, दुर्लभ भूतत्व, तो वो खनन योग्य मात्रा में अच्छे माने जाते हैं। लेकिन दुर्लभ भूतत्व जो होते हैं, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट, वो अच्छे नहीं माने जाते खनन के लिए, और भारत में यही है ज़्यादातर। अब देखिए, भारत में जो बोल रहे हैं कि तटीय विनियमन क्षेत्र मानदंड है जो है, उसके कारण भी खनन पर प्रतिबंध है तटीय क्षेत्रों में, और तटीय क्षेत्रों पर मोनोजाइट रेट पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद भारत की जो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है, इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट जो मिनी रत्न कंपनी है, ये मोनोजाइट रेत से दुर्लभ भू यौगिकों का संस्करण करती है। ये एकमात्र भारतीय संस्था है, ये याद रखिएगा ना, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, और मिनी रत्न कंपनी है ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इसके बाद जो नेक्स्ट है कि खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार संचलन संशोधन अधिनियम 2025 अभी अधिसूचित किया गया है। तो ये लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से। अभी से लागू नहीं होगा, अभी तो बताया गया है, लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। और कौन है इसका नोडल मंत्रालय? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन संशोधन नियम। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये जो है ना, अलोह धातु जैसे जिसमें लौह तत्व नहीं है, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता और इसकी मिश्र धातुओं सहित के स्क्रैप मतलब फिर से उसका यूज करना के लिए एक व्यापक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। तो ये बताता है क्या, मतलब जैसे विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, तो ये बोल रहा है कि मतलब जो बनाता है ना उसी पर एक तरीके से ये उत्तरदायित्व डालता है कि आप फिर से इसका प्रसंस्करण कीजिए और फिर से वही मतलब पिछला वाला से ही नया माल बनाइए आप, है ना, उपयोग किए हुए इन सब से। तो इसके लिए स्क्रैप के लिए क्या बताई गया है, उनको क्या करना होगा, लक्ष्य क्या दिया गया है इनको? 2026-27 में 10%, मतलब आप मान लीजिए 100% आप बनाते हैं
ऐसे, तो आपको 10% पुनर्चक्रण स्क्रैपिंग से बनाना होगा वो वाला सामान, से शुरू होकर 2032-33 में बढ़कर 75% हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पोर्टल के माध्यम से EPR प्रमाण पत्र जारी करेगी। कौन? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और EPR प्रमाण पत्र की वैधता क्या होगी? 2 वर्षों तक होगी। अच्छा, बोल रहा महत्व क्या क्या है, मतलब अहलो धातु के स्क्रैप के लिए EPR का महत्व। तो ये बोल रहा है कि अनिवार्य समय को स्वीकार करता है, मतलब इन नियमों को अपनाने का। इसके बाद चक्रीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कदम है, विस्तृत श्रेणी को शामिल किया गया इसके अंतर्गत। और ये जो EPR फ्रेमवर्क जो है, ये बोलते हैं कि EPR की अवधारणा ई अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम 2011 से आई है। कब आई है अवधारणा? ई अपशिष्ट, सॉरी एक सेकंड, हाँ, तो ई अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम 2011, तो याद रहेगा। इसके बाद इसमें जो ये बताया है कि नीतिगत दृष्टिकोण है, जो उत्पादकों पर अपने उत्पाद और पैकेजिंग का उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद प्रबंधन का उत्तरदायित्व तय करता है। वही जो मैंने आपको सिंपल बताया, थोड़ा ये है। अब चक्रीय अर्थव्यवस्था थोड़ा देख लेते हैं ना। जैसे ये बताया, कच्चा माल है, संसाधनीय डिजाइन कराएंगे, उत्पादन, वितरण, उपयोग, पुनः मरम्मत, उपयोग, फिर संग्रहण, फिर अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट का फिर से इसका ये करके चक्रीय अर्थव्यवस्था में इसका डिजाइन करके फिर से ये करेंगे। तो ये अंतर्गत एक प्रकार से ये हो गया ना ये कि मतलब उपयोग करके फिर से इसको ला रहे हैं, मतलब बर्बाद नहीं जा रहा है। तो वही बात है, नाम से ही पता चल रहा है चक्रीय अर्थव्यवस्था, है ना। देखिए, अब ट्विटर के जो संस्थापक थे, जो अब हट गए, अब तो इलॉन मस्क के पास आ गया है। तो जो ट्विटर के सह संस्थापक थे जैक डॉर्सी, उन्होंने ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप बिटचैट ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप बिटचैट, ये आ सकता है बिटचैट क्या है ना। तो बिटचैट के बारे में जानकारी दी। अब क्या है बताइए भैया। बिटचैट जो है वो एक नया पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है, जो केंद्रीकृत सर्वर या फ़ोन नेटवर्क के संचार या कम्युनिकेशन को संभव बनाता है। क्या है मतलब? केंद्रीकृत सर्वर या फ़ोन नेटवर्क के संचार या कम्युनिकेशन। बिटचैट संचार को संवर्धित करने के लिए ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्किंग, ये याद रखिएगा, ब्लूटूथ नो एनर्जी मैश नेटवर्किंग का उपयोग करता है। किसका? ब्लूटूथ नो एनर्जी मैश नेटवर्किंग। अब देखिए है क्या ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्किंग। ये बोलता है ब्लूटूथ का क्लस्टर या मैश नेटवर्क है। मतलब देखिए यहीं पे एग्जांपल में भी दिखाया है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये एक मेरा मोबाइल है, यहाँ से मैं भेजना चाहता हूँ कोई मैसेज इसको, तो यहाँ देखिए हो इसको भी भेजना है, इसको भी भेजना है। तो मान लीजिए यहाँ पे भी एक मोबाइल है, यहाँ पे भी एक मोबाइल है, यहाँ पे भी, तो मेरा इंटरनेट के थ्रू नहीं जाएगा इनके पास, इंटरनेट के थ्रू नहीं जाएगा, मेरा जाएगा सामने वाला ब्लूटूथ के पास, फिर उसका जाएगा ब्लूटूथ के पास, फिर उसका ब्लूटूथ, फिर उसका ब्लूटूथ। तो सोचिए ब्लूटूथ से ही जा रहा है ये मैसेज, इंटरनेट से नहीं। तो यही बोलता है एक प्रकार का ये कर देता है ना, क्या बोलते हैं वो, क्लस्टर बना देते हैं ना। क्लस्टर मतलब होता है बहुत सारे समूह। तो देखिए एक तरीके से ब्लूटूथ का तो समूह बना दिया ना, ये सब सारे ब्लूटूथ काम कर रहे हैं। तो अब देखिए यही बोल रहे हैं ये। इसमें होगा क्या, इस मैश नेटवर्किंग को मल्टी हॉप नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है, मल्टी हॉप नेटवर्क। अब चलिए इसमें ये बोलते हैं आगे, मैसेज नोट्स द्वारा तब प्रसारित या ब्रॉडकास्ट या रिले किए जा सकते जब तक कि वे निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। जब कोई ब्लूटूथ डिवाइस मैश नेटवर्क से जुड़ता है तब वो नोड बन जाता है। बिल्कुल सही, नोड बन जाता है ना। ये एक तरीके से ये ब्लूटूथ और इसको जोड़ने का काम करता है ना। ये नहीं समझे, जैसे इसको और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये तो इसके लिए तो ये नोड बन गया ना, ये वाला। तो वही बोल रहा है कि एक नोड बन जाता है। नोड मतलब बीच का एक पॉइंट। अब देखिए इसके लाभ क्या होंगे। केंद्रीय डेटाबेस की आवश्यकता नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि फिर इसको मैसेज को कहीं ले जाके कहीं सर्वर में स्टोर करें फिर वहाँ से ये करें, नहीं ना, डायरेक्ट ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके लिए आवश्यकता नहीं है डेटाबेस की। इसके बाद निजता को प्राथमिकता दिया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होंगे और नेटवर्क से बाहर जाएंगे नहीं, मतलब ब्लूटूथ जाएंगे तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी इसमें, आपका फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका बिजली की खपत भी इससे कम होगी। अब चलिए नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है वो भारत और ब्राज़ील ने 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब इसमें क्या क्या है। भारत का ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये याद रखिएगा। समझौते क्या हैं? आतंकवाद पर समझौते किए, डिजिटल तकनीकों के आदान प्रदान, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि अनुसंधान का सहयोगी ब्राज़ील के एम्ब्रापा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका गोपनीय जानकारी आदान प्रदान और सुरक्षा को लेकर बौद्धिक संपदा पर समझौता किए। बस यही है ना, और तो कुछ है नहीं। बोल रहे हैं कि भारत और ब्राज़ील का 2006 से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी है। ब्रिक्स बेसिक्स
बेसिक्स और G20, G4, IBSA और फिर UN, WTO, यूनेस्को, विपो, इन सब में इन सब का मतलब साझा मंच मतलब मंच साझा करते हैं। इसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ये संस्थापक सदस्य भी हैं। इसके बाद 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के समझौते की अभिव्यक्ति भी की थी उन्होंने, मतलब ब्राज़ील ने। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार सेवा वार्षिक प्रदर्शन संकेतक। कौन जारी करता है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। इन्होंने क्या बोला कि भारत में जो इंटरनेट सब्सक्राइबर है ना, वो 2025 में 969 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। मतलब मान के चलिए कि 1000 मिलियन 1000 मिलियन के आसपास हो गया, मतलब देखा जाए तो इंटरनेट सब्सक्राइबर। और टेलीफोन सब्सक्राइबर कितने हो गए? 2025 में 1200 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए टेलीफोन। अब देखिए टेली घनत्व तो हो गया, वो 85% हो गया है, पर उतना इंपॉर्टेंट ये लगा नहीं मुझे। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म क्या है? तो देखिए ये जो है ना, ये मतलब आगे जान लेते हुआ क्या था। तो ब्रिक्स देशों ने यूरोप के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को एक तरफा और अन्यायपूर्ण व्यापार अपरोध बताते हुए उसकी निंदा की और मैकेनिज्म को अस्वीकार कर दिया। तो ठीक है, अब इसमें बारे में जान लेते हैं भाई ये है क्या। तो ये जो है ना, ये एक प्रकार से लाया गया था कार्बन सीमा कर, कार्बन बॉर्डर टैक्स है ये। तो इसमें होता था क्या, ये उन उत्पादों पर शुल्क लगाता था जो कि यूरोपियन संघ में आते हैं और जिनके उत्पादन में अधिक कार्बन उत्सर्जन हुआ है। मान लीजिए कि एक प्लास्टिक का खिलौना ले गए और उसको बनाने में इतना ज़्यादा पेड़ काटा गया, प्लास्टिक का यूज हुआ, तो उसी को लेकर ये बोला है कि अधिक कार्बन उत्सर्जन हुआ है ना, जितना क्वांटिटी है उसको बनाने का, उससे ज़्यादा उत्सर्जन हुआ है आपका बनाने में, तो उस पर कार्बन टैक्स लगेगा। और ये सब मान के चलते थे कि विकासशील और गैर विकसित देशों में जो अल्प विकसित देश हैं उन पर जो ये होता है ना कार्बन टैक्स, वो जनरली हाई ही लगाते हैं। ये सब मतलब ऐसा सोच के चलते हैं कि वहाँ पर जो उनका मैन्युफैक्चरिंग है वो ऐसे ही आता होगा कि कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित करते होंगे। अब देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि इसका उद्देश्य गैर यूरोपीय संघ देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना भी है। और ये 2026 से पूरी तरह से लागू होगा, लेकिन 2023 से 25 से ट्रांजिशन के तहत चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे लागू किया जाएगा। तो इसमें ये आपत्ति इसलिए जलाई जताई ना, क्योंकि एक तरीके से ये रुकावट पैदा कर रहे हैं ना ट्रेड में। आप अपने देश में तो कर नहीं रहे हैं, आप दूसरों से मंगा रहे हैं तो उस पर कार्बन टैक्स लगा रहे हैं। आप अपने में कीजिए, दूसरों से क्यों करें? एक तरीके से व्यापार अवरोधक का काम कर रहा है, जो कि नॉन ट्रैफिक बैरियर ऑफ ट्रेड में आता है। जैसे आप मतलब ट्रैफिक बैरियर ऑफ ट्रेड होता है कि आप टैक्स लगा दिए, जैसे मेरे भारत चाहे मतलब अमेरिका से कोई सामान आ रहा तो उस पर टैक्स लगा दिया, तो होता है ट्रेड बैरियर्स। लेकिन नॉन ट्रैफिक ट्रेड बैरियर्स मतलब होता है कि हम टैक्स नहीं लगा, लेकिन कुछ ऐसा मापदंड खड़ा कर देंगे कि एक प्रकार से अवरोधक ही काम करेगा वो। तो यही हुआ ना, एक तरीके से वो बिना टैक्स का ऐसा कोई कानून ले आए जिसके कारण अब वहाँ पे लोग जा भी नहीं सकते, मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट जो खबर है वो है प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्किंग विकास, बिंड योजना है ना, बिंड योजना, प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्किंग विकास। अब इसमें क्या है, ये केंद्र क्षेत्र की योजना है, मतलब पूरा पैसा मोदी सरकार उठाएगी। उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया जाएगा, 2023 में शुरू की गई थी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और ये करती क्या है, प्रसार भारती जो कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का मतलब ये प्रसार करती है, को उनके प्रसारण संबंधी अवसंरचनाओं को विस्तार देने और उन्हें आधुनिक बनाने तथा नया कंटेंट तैयार करने इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और प्रसार भारती जो है ना, वो देश का सार्वजनिक प्रसारक है, पब्लिक मतलब ब्रॉडकास्टर। अब आगे बढ़ते हैं, वहनीय क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी किसको कहा जाता है भाई? तो देखिए उत्तराखंड सरकार ने पारिस्थितिकी असंतुलन की जांच के लिए शहरों की वहनीय क्षमता का आंकलन शुरू किया है। उत्तराखंड ने है ना। तो ये होता क्या है, किसी पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता, ये वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र का लगाया जाता है, उस जनसंख्या या समुदाय का आकार है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं के आधार पर अनिश्चित काल तक समर्थन दिया जा सकता है। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेकंड मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से मैं समझा सकूँ इस वाइट पेपर पे। तो देखिए मान लीजिए एक जगह है, ठीक है ना। इस जगह पर अगर आपको मतलब बहुत सारे पेड़ भी लगे होंगे, जैसे यहाँ पे पेड़ भी लगे होंगे, और बहुत सारा घर भी होगा, और बहुत सारे घर में बहुत सारे आदमी भी होंगे। तो ये जो है ना, ये करता क्या है, ये बोलता है कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कितने ऐसे आदमी को सस्टेन कर सकती है। मान लीजिए यहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा हो गया इस छोटे एरिया में, और ऐसे पेड़ हुए, ऐसे मतलब जीव जंतु के द्वारा जो उत्पादक हुए, प्राथमिक उत्पादक, वो ऐसे उतने बन ही नहीं पा रहे हैं
जितना ये उपभोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि उपभोग कर रहे हैं, पूरा खेती उती को तबाह कर दिए और पारिस्थितिकी उत्पादकता ही घट गई। तो पारिस्थितिकी उत्पादकता घट गई तो जो आगे उत्पादक होके रखा था, मतलब मान लीजिए कि जो पिछले साल ये सब पेड़ सब ने उगाया था कुछ कुछ, तो अब उनको ये कंज्यूम करना कर लेंगे, क्योंकि इस साल ने जो उगाए वो तो पहले ही ख़त्म कर दिए। तो वही होता है पारिस्थितिकी उत्पादकता, मतलब वही जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वही है वहन क्षमता। तो वहन 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 क्षमता वही है कि पारिस्थितिकी कितना उत्पादन कर रहा है और वहाँ पे जो रह रही जनसंख्या उनका कितना उत्पादन कर रही है। तो अगर ये ज़्यादा हो जाता है कि मतलब वहन क्षमता अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का क्षय होने लगता है। सोचिए ना कि अब उसको ख़त्म करेगा ना ये सब, क्योंकि अब तो ये हो रहा है, मतलब दिक्कत हो रहा है। तो ये वही बोल रहा है कि इन 3 कारणों के द्वारा निर्धारित होती है उस पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा, जनसंख्या या समुदाय का आकार, और समुदाय के भीतर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग की जा रही संसाधनों की मात्रा। मैंने आपको जो समझाया उसी के अंतर्गत है ये, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खराई ऊँट। अब देखिए खराई ऊँट में क्या है, गुजरात में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समुद्र में तैरने और मैंग्रोव क्षेत्र में चराई करने के लिए जाना जाता है। खराई ऊँट, सोचिए, ये समुद्र में तैरता है और मैंग्रोव मैंग्रोव को ये खाता है। ये गुजरात, मुख्यतः कच्छ की देशज फसल नस्ल है, देशज नस्ल है कच्छ की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने वर्ष 2023 और 24 का जो अपना वार्षिकी रिपोर्ट है वो भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी है। और भारत के राष्ट्रपति अब क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखेंगे और जो राज्य के संबंधित कोई बात है तो उसको राज्य विधानसभा के अंतर्गत रखा जाएगा वही बात को। तो अब देखिए इसमें यही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब आई थी, तो ये 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसको अलग किया गया था। आगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों एक ही था, लेकिन 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, याद रखिएगा 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 89, ठीक है। तो उसमें यह हुआ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में आ गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक नया आयोग बना जो कि 368A में आया। और फिर से एक संशोधन हुआ था हाल में ही, 104 या 6 हुआ था, ऐसा कुछ 106 शायद, उसमें 338B आया था जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा ना, अभी 3 तरह की ये बन चुका है। और ये तब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है ना। ये अगर कोई पूछेगा आपको कि ये कौन सा संस्था है तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, संवैधानिक संस्था, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 338A और 338 में है। अब देखिए इसकी संरचना क्या है, ये इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। इसको कुछ मामलों में सिविल कोर्ट की भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्या बोलिएगा सिविल कोर्ट, मतलब जैसे इसको कुछ मामलों में खुद से इन्वेस्टिगेट करने, किसी को कुछ पे दंड देने छोटी मोटी, तो उनका ये अधिकार खुद रखते हैं। तो इनको सिविल कोर्ट की भी शक्तियाँ प्राप्त है कुछ मामलों में, है ना। अब ये कार्य क्या करते हैं, तो अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए संरक्षणों से संबंधित सभी उपाय की क्रियान्वयन करते हैं, जाँच करते हैं और निगरानी करते हैं। उनके अधिकारों की सुरक्षा के उपायों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच भी करते हैं, उनके शिकायत जो आते हैं। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इसमें जपोनिका चावल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब इसमें देखिए ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, जिसको कहते हैं निबगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर-Cas9 क्या है, ये जीन एडिटिंग का एक टूल है। मतलब मान लीजिए कि ये जो जीन है ना, ये जो जीन है इसको ये काटता है, ये क्रिस्पर-Cas9 है ना। तो ये बोलते हैं कि क्रिस्पर-Cas9 जो है वो जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके जपोनिका चावल की किस्मों में फॉस्फेट की अवशोषण परिवहन क्षमता को बढ़ाया है। मान लीजिए कि ये जपोनिका चावल पहले जो है इसके पेड़ कम ये लेते थे, मतलब मान लीजिए पेड़ यहाँ से कम लेते थे फॉस्फेट, लेकिन अब ऐसा कर दिया है इसमें क्रिस्पर-Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके कि अब ये फॉस्फेट अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी इस पेड़ में। कौन सा, जपोनिका चावल में। किसने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। अब फॉस्फेट करता क्या है, ये पौधों की वृद्धि करता है, खनिज की कमी को उत्पादकता में भारी गिरावट आ सकती है अगर नहीं हुआ तो। ये सूर्य की ऊर्जा को पौधों के लिए उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करने में भूमिका निभाता है। पौधों के जड़ में विकास को उत्प्रेषित करता है, जड़ ज़्यादा विकास होता है इससे, और जड़ ज़्यादा हुआ तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता बढ़ाता है, फूल लगने, बीज उत्पादन में सुधार, वही रटा रटा है ना। अब देखिए परख पोर्टल ये है ना, तो परख पोर्टल क्या है भाई, परख तो ये राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, नाम से ही परखना मतलब कुछ जांच करना।
तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र 2023 में एनसीईआरटी के एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन से संबंधित मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं और इस संबंधित गतिविधियों को लागू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सौंपे गए अन्य कार्य भी ये संपन्न करते हैं। कौन? परख। ठीक है। अब देखिए नामीबिया के चलते हैं। नामीबिया का राजधानी क्या है? विंडहॉक। नामीबिया विंडहॉक। देखिए नामीबिया के बॉर्डरिंग शेयर कंट्रीज अंगोला, जामीबिया, ये याद रखिए, 2 Z, जाम्बिया जिम्बाब्वे, जाम्बिया जिम्बाब्वे। इसके बाद बोत्सवाना, एस्वातिनी, लासेथो, साउथ अफ्रीका यहाँ पर है, पर इनसे तो साउथ अफ्रीका ही बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंतर्गत ही लेसोथो और एस्वातिनी आती है। इसको पहले स्वाजीलैंड भी कहते थे, लेकिन अब एस्वातिनी कहते हैं। तो लोसेथो और एस्वातिनी ये साउथ अफ्रीका के अंतर्गत ही आती है। तो देखिए कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है नामीबिया से? साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और अंगोला। तो चलिए अब इसमें देखते हैं क्या है भाई। अच्छा, ये अटलांटिक ओशन से भी अपना ये बनाती है ना, तो इसके बाद तो मैंने आपको ये बोल ही दिया। और अच्छा, ये जिम्बाब्वे से बॉर्डर शेयर नहीं करती है, सॉरी ये जिम्बाब्वे से नहीं करती है, सिर्फ जाम्बिया से करती है ना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसमें नामीब मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। ये विश्व का प्राचीनतम मरुस्थल है। नामीब बीच का प्राचीनतम है, और कालाहारी, नामीब कालाहारी कहाँ पे? बोत्सवाना में। तो देखिए नामीब मरुस्थल ऐसा है और कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लिए। अब देखिए यहाँ पर हीरे, यूरेनियम, सोना, जस्ता, तांबा है और मकर रेखा के मध्य गुजरती है। यहाँ से देखिए मकर रेखा भी गुजरता है यहाँ से ऐसे। अच्छा, आप ये सोचते होंगे विश्व का प्राचीनतम मरुस्थल क्यों भाई? तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, है ना, क्योंकि इस पर डिटेल वीडियो भी बन सकती है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर जो पृथ्वी का जब पेंजिया बना था, क्योंकि पृथ्वी तो सबसे पहले एक ही महाद्वीप थी, इसके बाद धीरे धीरे विघटन हुआ। तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे जो पहले था ये यहीं पर है, ये शिफ्ट नहीं हुआ। ये कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ। ये जो पहले थी वही वाला स्थान में है। तो यहाँ पे पहले भी ये यहाँ पर ये था, मतलब मरुस्थल, तो वही बोल रहा है कि प्राचीनतम मरुस्थल। तो सोचिए अभी जो कॉन्टिनेंट मान लीजिए यहाँ से जो शिफ्ट हुई, ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पहले जुड़ी हुई थी, तो ये कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुई, इसके बाद इसमें परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन ये पहले से ही यहाँ पर है। तो सबसे पहले मरुस्थल यहीं बना होगा, इसके बाद तो कॉन्टिनेंट जाएगी, वहाँ पे जलवायु जैसा होगा वहाँ पे मरुस्थल बनेगा, लेकिन यहाँ पे पहले ही बन गया। और इसलिए यहाँ पे हीरा भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसी का कारण यही भी है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट मूव नहीं किया, तो उत्प्लवन की वजह से हीरा जो है ना अंदर जो थी वो बाहर आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हीरे की खानियाँ बहुत ज़्यादा पाएंगे। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, यहाँ पर सबसे बड़े हीरे की खान पाया जाता है। तो वही बोला, हीरे, यूरेनियम, सोना, जस्ता, तांबा। तो बस यही है। तो बस यही कहानी था आज का। अब आपसे मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।